नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षणिक उपयोगिता। ये संदर्भात्मक ज्ञान या इसको परिचयात्मक ज्ञान भी कहते हैं। इस ज्ञान का शिक्षण के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या काम में आता है? परिचयात्मक ज्ञान से हमें किस प्रकार से फायदे होते हैं? इस ज्ञान से हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? यह ज्ञान हमारे क्या काम आता है, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था परिचयात्मक ज्ञान या संदर्भात्मक ज्ञान के बारे में। परिचयात्मक ज्ञान क्या होता है कि एक बालक जो होता है वह अपनी क्षमता के अनुसार किसी वस्तु को देखता है। उस वस्तु को देखने के बाद में वह कितना याद कर पाता है, उसकी जो मेमोरी होती है, स्मृति, उसके अंदर किस प्रकार से उसका चित्र बनता है और वह उसका वर्णन बिना देखे किस प्रकार से कर सकता है, यही जो बात है इसी को परिचयात्मक ज्ञान कहते हैं। यानी कि देख करके बालक कितना याद कर सकता है, कितनी उसकी क्षमता होती है उसको याद करने की, उसी ज्ञान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस ज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या फायदे हैं, वही देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है शिक्षण विधियों का आधार। देखो, संदर्भात्मक ज्ञान की जो शिक्षण उपयोगिताएं हैं उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षण विधियों का आधार, कि शिक्षण विधियों का आधार कैसा है। ठीक है, शिक्षण विधियों का आधार, शिक्षण विधियों का आधार, यानी कि शिक्षण विधियों के आधार पर परिचयात्मक जो ज्ञान है वह हमें किस प्रकार से ज्ञान कराता है या किस प्रकार से फायदा पहुंचाता है, उसी के बारे में देखते हैं कि संदर्भात्मक ज्ञान में शिक्षण विधियों का क्या आधार है। देखो, शिक्षण विधियों का जो आधार है वह संदर्भात्मक ज्ञान में किस प्रकार से काम आता है, तो देखते हैं हम कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आसान तरीके से ज्ञान प्रदान कर सके, बालक को अच्छे से समझा सके, बालक अच्छे से पढ़ सके। बालक एक बार किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है या किसी टॉपिक विशेष का अध्ययन करता है तो उसको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। तो जो शिक्षण विद्या है, कौन से शिक्षण विधियों के माध्यम से परिचयात्मक जो ज्ञान है वह सरल रूप से याद हो सकता है, तो देखते हैं पर्यटन विधि। कौन सी विधि? पर्यटन विधि और ब्राह्मण विधि। ये दो विधियां ऐसी हैं, इन विधियों के माध्यम से आप बहुत ही सरल तरीके से किसी भी क्षेत्र विशेष का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। देखो, आपको अगर किसी क्षेत्र के बारे में बताया जाए, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग, मैंने आपको बता दिया कुंभलगढ़ दुर्ग। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्णन करूँगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आँख कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आँख कहा जाता है। उस दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा कुंभा ने उस दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग की जो दीवारें हैं उसमें एक साथ 4 घोड़े निकल सकते हैं, यानी कि 36 किलोमीटर वह लंबी है। चीन की दीवार के बाद में सर्वाधिक लंबी जो दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है। ये मैंने आपको वर्णन किया। अब उसी जगह पर अगर मैं आपको कुंभलगढ़ दुर्ग ले जाता हूँ, कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग ले जाता हूँ और आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में छोड़ देता हूँ। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग
आप देख लो इस कुंभलगढ़ दुर्ग को। आपने कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा और देखने के बाद में आपने जो ज्ञान अर्जित किया, कौन सा ज्ञान? आपने उसको देखने के बाद में जो ज्ञान अर्जित किया उसे परिचयात्मक ज्ञान या संदर्भात्मक ज्ञान कहा जाता है। आपने एक बार उस दुर्ग को देख लिया, उस दुर्ग को देखने के बाद में आपको अगर कोई व्यक्ति बताता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, तो राजसमंद में है। कहां पर है? ठीक है, तो ये चीजें आपको बता दी। ये चीजें बताने के बाद में आप लोग उसको कहोगे हमने कुंभलगढ़ दुर्ग देखा है, तो आप कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्णन कर लोगे। तो पर्यटन विधि यानी कि आप भ्रमण विधि और पर्यटन विधि, ये दो विधियां ऐसी हैं जिसके माध्यम से शिक्षण विधियों का जो आधार है, उस शिक्षण विधियों के आधार के तहत ये दो विधियां पूर्ण रूप से परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित हैं। आपने एक बार किसी वस्तु को देख लिया, देखने के बाद में आपको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताता कि कुंभलगढ़ दुर्ग ये है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में वर्णन करता, आपको उतना याद नहीं रहता। हो सकता है कि आपको घंटे पर 2 घंटे या 2 दिन या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन याद रहता है। इसके बाद में धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। लेकिन आप जैसे वहाँ पर प्रत्यक्ष वहाँ पर मौजूद होकर के उस दुर्ग को देखोगे, उस दुर्ग का वर्णन करोगे और अपने आंखों से एक बार देख लोगे तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते। तो शिक्षण के आधार के तहत जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भ्रमण विधि और पर्यटन विधि मानी जाती हैं। ठीक है, दोनों विधियाँ जो हैं वह मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं और वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो विधियाँ बताई जाती हैं उन्हीं विधियों के आधार पर शिक्षण कार्य कराया जाता है। दूसरा बिंदु देखते हैं अपन। दूसरा बिंदु है अस्थायी अधिगम। कौन सा अधिगम? अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अस्थायी रूप से सीखना। क्या? अस्थायी रूप से सीखना ही अस्थायी अधिगम है। अब अस्थायी रूप से आप किस प्रकार से सीखोगे? परिचयात्मक ज्ञान के माध्यम से, या परिचयात्मक जो ज्ञान है उसकी शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगिता यही है कि आपको अस्थायी ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? स्थायी ज्ञान हो जाता है, जिसको आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आपको उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, एक बार आपने पढ़ा और पूर्ण रूप से आपको याद हो गया। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे आपको मैं अगर उदाहरण दूं, कोई उदाहरण दूं, या यहां पर रहकर के मैं आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप बहुत ही वीर पुरुष थे। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर भी एक दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है, बादल महल के अंदर एक रानी कचेरी है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो आप सोचोगे कौन सा कुंभलगढ़ दुर्ग है, कहाँ है कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा बादल महल है, कौन सा कटारगढ़ है, कौन सी रानी कचेरी है या जूनी कचेरी कौन सी है, क्या पता। आपको अस्थायी रूप से ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं आपको यहां से ले गया कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ले जाने के बाद में मैंने आपको बताया कि ये बादल महल है, इस बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म इस जगह पर हुआ था। आपन वहां पर गए, आपने देख लिया, आपको देखने के बाद में पूर्ण रूप से पता चल गया कि महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर हुआ था। अब आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको हल्दी घाटी जो है वहां पर ले गया और मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको पूर्ण रूप से अस्थायी ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने हल्दी घाटी को देख लिया। एक बार जो चीज आप देख लेते उसको कभी नहीं भूल सकते, लेकिन कानों से सुनी हुई बात को भूल सकते हो, किसी के द्वारा बताई गई बात को भूल सकते हो, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखने के बाद में वह ज्ञान आपका क्या, कौन सा ज्ञान हो जाएगा? अस्थायी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया। अब क्या होता है, संदर्भात्मक ज्ञान के माध्यम से, संदर्भात्मक ज्ञान के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखो, संदर्भात्मक ज्ञान के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो पेड़ है, क्या है, पेड़ है, चित्र के माध्यम से आप देख लेना। जैसे कि अपन देखते हैं, ये क्या है, एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है। इस पेड़ के अंदर ये क्या है, टहनियाँ या डालियाँ हैं, या इसकी क्या है, शाखाएं हैं, किसकी, पेड़ की। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चित्र बनाया है और चित्र के अंदर बताया कि ये क्या है, पेड़ है, पेड़ के अंदर ये क्या है, शाखाएं हैं। अब इसी चीज को अगर मैं बोर्ड पर चित्र के माध्यम से न दिखा करके किसी पेड़ के पास में या पेड़ के नीचे ले जाता हूं, प्रत्यक्ष साक्षात किसके नीचे, पेड़ के नीचे ले जाता हूं, और मैं आपको बोलता हूं, देखो बच्चों ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ की शाखाएं हैं, ये पेड़ की क्या है, पत्तियां हैं, ये पेड़ है, ये किसका पेड़ है, नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है, इस पेड़ की ये शाखाएं हैं, इतनी इसकी टहनियाँ फैली हुई हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, इस भाग को तना कहा जाता है, यहाँ इसके अंदर इसकी जड़ें होती हैं। अगर ये चीज़ मैंने आपको एक पेड़ के नीचे जाकर के अगर बताई, मैंने कि कहाँ पर, पेड़ के नीचे, प्रत्यक्ष पेड़ के नीचे खड़े रह करके अगर मैं बालकों को बताता हूँ, तो बालकों को पूर्ण रूप से उस पेड़ के बारे में ज्ञान हो जाएगा। और वह ज्ञान कैसा होगा, प्रभावी ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान होगा, प्रभावी शिक्षण इसी को कहा जाता है। देखो, आपके सिलेबस के अंदर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हो और आपके सामने छोटे बालक होंगे। उन बालकों को आपको अस्थायी रूप से या प्रभावी रूप से शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान कराना है, या परिचयात्मक या संदर्भात्मक जो ज्ञान है उसको प्रदान करना है। तो इसी संदर्भात्मक ज्ञान के माध्यम से आप एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया या प्रभावी अधिगम को पूर्ण रूप से उनको सिखा सकते हो। तो ये मैंने आपको इसके अंदर एक उदाहरण बताया, तो पूर्ण रूप से यह सत्य है। और विद्यालय जो प्रांगण है, उसी विद्यालय प्रांगण के अंदर आप ले जाइए पहली बात तो, और वहां पर जाकर के उस पेड़ को बताइए, तो विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से शिक्षण हो जाएगा और उस क्षेत्र के बारे में या उस पेड़ के बारे में ज्ञान भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, आप अन्य वस्तुओं के बारे में भी बता सकते हो। जैसे आप विद्यालय के अंदर पढ़ाने के लिए गए और विद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हो, और वहां पर अगर आपके पास में ये आ जाए, किसी खेत का वर्णन आ जाए, आप उस बालक को ले जाकर के खेतों में ले जाइए उन बालकों को, और फिर उनको बताइए कि खेत इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसकी जुताई की जाती है। तो बालक पूर्ण रूप से उस ज्ञान के बारे में अध्ययन कर लेगा, या उस ज्ञान, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रभावी शिक्षण यही कहता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से बालकों को उस वस्तु से के बारे में अवगत कराइए, उस प्रत्यक्ष रूप से उसको समझाइए, न कि आप किसी चित्र के माध्यम से समझाओ। इसके बाद में है रुचिपूर्ण अधिगम के लिए, रुचिपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावी शिक्षण या संदर्भात्मक ज्ञान महत्वपूर्ण है। रुचिपूर्ण शिक्षण, रुचिपूर्ण अधिगम के लिए, रुचिपूर्ण अधिगम के लिए, रुचिपूर्ण अधिगम के लिए छात्रों को सामान्य, जो छात्र होते हैं उसको सामान्य रूप से उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आनंद का अनुभव होता है जिसके अंदर उनकी रुचि होती है। बिना रुचि के अगर आप विद्यार्थियों को किसी क्षेत्र का,
किसी वस्तु का ज्ञान अगर प्रदान करते हो उसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा जो अध्ययन करवाया जा रहा है इसके अंदर बहुत से बालक ऐसे होंगे जिनको पूर्ण रूप से रुचि नहीं है इसको पढ़ने के अंदर, फिर भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, आपको पास होना है तो पढ़ना है, चाहे आपकी रुचि हो या नहीं हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो। तो रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है कि बालक जो होता है उस बालक की जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में रुचि है उसको उसी अनुरूप या उसी अनुसार उसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अगर बालक खेल के अंदर रुचि रखता है उसको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए या खेल के माध्यम से उसको शिक्षा प्रदान कीजिए। अगर किसी बालक को संगीत गाने में या गाना गाने में आनंद आता है उसको उसी क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए। किसी बालक को अध्ययन और अध्यापन के कार्य में रुचि है उसको अध्ययन और अध्यापन का ज्ञान देना चाहिए और उसी अनुरूप उसको अध्ययन करवाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। तो रुचिपूर्ण ज्ञान के लिए या रुचिपूर्ण अध्ययन के लिए या अधिगम के लिए संदर्भात्मक जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो आधुनिक शिक्षण, आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के अनुरूप, आधुनिक शैक्षणिक या शैक्षिक व्यवस्था के अनुरूप, आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के अनुरूप आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, आधुनिक यानी कि वर्तमान समय में शिक्षण जो व्यवस्था है उसमें परिचयात्मक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक समय में जो शिक्षण व्यवस्था है उसके अंदर परिचयात्मक ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। परिचयात्मक ज्ञान के बिना आधुनिक जो शिक्षण पद्धति है वह पूर्ण नहीं हो सकती है। वर्तमान शिक्षा जो शास्त्री हैं यानी कि जो शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि छात्रों को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करना चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। तथ्यात्मक ज्ञान उस स्थिति में प्रदान किया जाए जब परिचयात्मक ज्ञान प्रदान करना संभव नहीं हो। देखो, वर्तमान समय के अंदर जो शिक्षा शास्त्री हैं और मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका कहना यही है कि वर्तमान समय में बालक को परिचयात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तथ्यात्मक जो ज्ञान है वह उस अवस्था में बालकों को प्रदान करना चाहिए जहां पर परिचयात्मक ज्ञान आप प्रदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आप आम को ले लीजिए, किसे खाने वाला जो आम है उस आम को ले लीजिए। अगर आपके पास में, देखो शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं, समझिएगा, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्री को कहना यह है कि आप जो बालक हैं उनको परिचयात्मक ज्ञान दीजिए। कैसा ज्ञान दीजिए? परिचयात्मक ज्ञान दीजिए। परिचयात्मक ज्ञान में क्या होता है, जैसे कि आम, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं आम। अब आम जो है वह अगर आपके पास में नहीं है, यानी कि आम का जो फल है वह आपके पास में नहीं है, तो ही आप बालकों को चित्र के माध्यम से आम के बारे में बताइए। अगर आपके पास में आम है, प्रत्यक्ष रूप से आम का जो फल है वह आपके पास में प्रत्यक्ष रूप से है, तो आप कक्षा के अंदर उस आम को लाइए और बालकों को उस आम के बारे में ज्ञान बताइए। तो बालक जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से उस आम के बारे में समझेगा और उस आम को कभी नहीं भूलेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एप्पल यानी कि सेब का जो फल है
वह फल आप बालकों को क्लास के अंदर ला करके बताइए और फिर उस फल का जो महत्व है उस महत्व के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कीजिए। तो यह जो ज्ञान है वह बालकों का कैसा होगा? अस्थायी ज्ञान होगा। कैसा होगा? अस्थायी ज्ञान होगा। और वर्तमान जो शिक्षक शास्त्री हैं उनका भी यही कहना है कि आप अस्थायी रूप से बालकों को ज्ञान कराइए। जिस वस्तु का आप अध्ययन करा रहे हैं उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से क्लास के अंदर मौजूद कीजिए। अगर जब वह वस्तु आपके पास में अवेलेबल नहीं है या मौजूद नहीं है या आप उसको नहीं ला सकते हैं, फिर आप उसको चित्र के माध्यम से समझाइए, चित्र के माध्यम से बताइए। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास। देखो, संदर्भात्मक ज्ञान की जो शैक्षणिक उपयोगिता है उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास भी एक पॉइंट है, इसको समझिएगा। तर्क शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास। अब इसमें क्या होता है तर्क शक्ति में, जैसे कि मेरे द्वारा आपको अध्ययन कराया जा रहा है, आप अध्ययन कर रहे हैं। मैंने मूल रूप से टॉपिक ले लिया है समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर समझते हैं अपन। मैंने आपको सूर्य, ये क्या है, उदाहरण चित्र के माध्यम से समझना है। ये क्या है? सूर्य। मैंने आपको इस सूर्य के बारे में आपको बताया कि सूर्य जो है एक आग का गोला है। सूर्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। इसके अंदर हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य के अंदर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वह बहुत ही हानिकारक होती हैं हमारे लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सूर्य के बारे में। अब मैंने तो बता दिया, लेकिन आप समझने के बाद में आप खुद सूर्य के बारे में वर्णन करोगे, सोचोगे क्या वाकई में सूर्य ऐसा क्यों है? क्या सूर्य जो होता है वह सुबह में यहाँ से पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है? तो ये जो चक्कर लगा रहा है वो कौन सूर्य लगा रहा है? अगर पृथ्वी लगा रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है? हमें दिख क्यों नहीं रहा है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है? हमें तो दिख रहा है कि सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है। सूर्य जो है वो आकाश में ही क्यों दिखता है, धरती पे क्यों नहीं दिख रहा? हमें कहीं कहीं जगह पर यह दिखाई देता है कि सूर्य जो है वो उस पहाड़ के उस तरफ होगा, जो आकाश है वो उस पहाड़ पर टच हो गया है तो वहां तक ही आकाश की सीमाएं होंगी। जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो और देखते हैं कि और आगे आकाश जो है वह कहीं टच हो रहा हो, ऐसा नजर आता है हमें। तो हमारे अंदर प्रश्न उठने चाहिए, हमारे अंदर तर्क जो शक्ति है उसका विकास होना चाहिए। तर्क यानी कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं, इसके बाद में हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास अगर नहीं हुआ है तो हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। आज अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बल्ब बनाया है तो उस व्यक्ति ने बल्ब कैसे बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, सबसे पहले उसके अंदर ऐसा विचार कैसे आया होगा, उसने कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया होगा, कैसे किया होगा, बल्ब क्यों काम में उसने लिया होगा। ये अगर तर्क हमारे अंदर उठने लग जाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपको पूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान हो गया है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर तर्क उत्पन्न करे, प्रश्न उत्पन्न करे। अगर जितने ज्यादा आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न होंगे उतना ही ज्ञान आपका प्रभावशाली होगा। तो जो परिचयात्मक ज्ञान है वह ज्ञान आपके अंदर तर्क शक्ति का विकास करता है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों की क्षमता का विकास। इंद्रियों की क्षमता का विकास। इंद्रियों की क्षमता का विकास। इंद्रियों की क्षमता का विकास।
इंद्रियों की क्षमता का विकास, इंद्रियों की क्षमता के विकास के लिए भी इस प्रकार के ज्ञान से पूर्ण सहायता मिलती है। इंद्रियों के विकास में भी परिचयात्मक ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। परिचयात्मक ज्ञान के माध्यम से आपकी इंद्रियां जो हैं उनके अंदर भी विस्तार होता है। इंद्रियों की जो शक्ति है, यानी कि जो उनको समझने की, सुनने की, बोलने की, देखने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ, सूर्यमुखी जो फूल है, उदाहरण के लिए समझना है, सूर्यमुखी फूल, उस सूर्यमुखी फूल को आपने अपनी इंद्रियां कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जैसे आपने सूर्यमुखी फूल को अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा, देखने के बाद में आपने उस फूल को अपने हाथों से, यानी कि उस पर हाथ लगाया, आपने क्या लगाया? हाथ लगाया। यानी कि हाथ लगाने के बाद में आपको यह पता चला ये जो फूल है वो तो क्या है? कोमल है। आपने अपने आंखों से देखा जब फूल को, तो फूल है सूर्य की दिशा के अनुसार मुड़ता है। जब आपने हाथ लगाया तो आपको महसूस हुआ, यानी कि पता चला कि फूल तो बहुत ही कोमल है। इसके बाद में जब आपने उस फूल के करीब गए तो उस फूल की जो खुशबू आई तो आपको पता चला यह फूल तो सुगंधित है। तो ये क्या है? आपकी इंद्रियां जो है उनका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? इंद्रियों का विकास हुआ। किसके माध्यम से? परिचयात्मक ज्ञान के माध्यम से आपकी इंद्रिय जो शक्तियां हैं उनका विकास हुआ। किसी क्षेत्र के अंदर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, यानी कि गाना बज रहा है, तो आपके कानों ने क्या किया? उसको सुना। अगर आप शांतिपूर्वक सुनोगे तो वह क्या बोल रहा है उसके बारे में भी आपको क्या होगा? ज्ञान होगा। तो आपकी इंद्रिय कौन सी? कान। कान की इंद्रियों ने उस म्यूजिक को सुना और फिर आपने उसके अंदर जो गुण है या रस है उसका क्या लिया? आनंद लिया। तो इंद्रियों की क्षमता का विकास भी संदर्भात्मक ज्ञान या परिचयात्मक ज्ञान के माध्यम से होता है। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। अगला जो बिंदु है वो यही है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। देखो, प्रत्येक शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने की वह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिससे छात्र का शारीरिक एवं मानसिक रूप से, जिसके अंदर छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील होता है या क्रियाशील रहता है। परिचयात्मक ज्ञान में छात्र जो होता है वह वस्तु के संपर्क में आने के बाद में उसके अंदर शारीरिक एवं मानसिक रूप से वह बालक पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है। देखो, वर्तमान समय के अंदर शिक्षा शास्त्री यही मानते हैं कि शिक्षा की वही पद्धति या वही विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिस विधि में बालक पूर्ण रूप से क्रियाशील शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से होता है। वही ज्ञान क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपको क्रियाशील बनाए, वही ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? परिचयात्मक ज्ञान होता है।
आप अध्ययन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे जो बालक होंगे वह मानसिक रूप से सक्रिय होंगे मेरे प्रति, बहुत सारे बालक मानसिक रूप से सक्रिय होंगे, मुझे अच्छे से सुन रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बालक जो होंगे वह शारीरिक रूप से तो बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भ्रमण कर रहे हैं, कहीं और भ्रमण कर रहे हैं। तो यह प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप लिख भी रहे हो और बैठे भी हो, पूर्ण रूप से आपका मन और तन दोनों मेरी ओर आकर्षित होंगे, या दोनों के पूर्ण सहयोग से आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वह जो अध्ययन का कार्य है वह प्रभावशाली होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि पढ़ते हुए लिखना भी चाहिए, तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। इसके बाद में है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास, संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त करने में परिचयात्मक ज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक छात्र अपने जीवन में अनेक प्रकार की दुख एवं सुखद घटनाओं, अनेक प्रकार की दुख एवं सुखद घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। इन घटनाओं से उसको क्रोध, दुख, सुख की अनुभूति भी होती है, अनुभूति भी होती है। परंतु छात्र अपने संवेग पर नियंत्रण करते हुए दूसरे संवेगों का सम्मान करना सीख जाता है। इस प्रकार परिचयात्मक ज्ञान से धीरे धीरे उसमें संवेगात्मक स्थिरता का विकास होता है। देखो, स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य हमेशा मनुष्य जो होता है वह हमेशा, उसका जो जीवन है वह एक जैसा नहीं होता है। उसके जीवन में दुख भी होता है तो सुख भी होता है, मनुष्य को क्रोध भी आता है। लेकिन फिर भी अगर वह जो व्यक्ति है अपने संवेगों पर नियंत्रण रखेगा, क्रोध आने पर क्रोध नहीं करेगा, दुख होने पर रोएगा नहीं, सुख आने पर हंसेगा नहीं, यानी कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपने संवेगों पर नियंत्रण रखेगा। अगर आपको क्रोध आ गया ना, आपने किसी को मार दिया और मामला बढ़ जाएगा। आपने अपने संवेगों को स्थिर कर लिया तो आपका जो जीवन है वह पूर्ण रूप से अच्छे से चलेगा। यानी कि परिचयात्मक जो ज्ञान होता है उसके माध्यम से आप अपने संवेग, दूसरे जो संवेग हैं उन पर भी नियंत्रण रखना सीख जाएंगे, तो वही संवेगात्मक ज्ञान स्थिरता का, या संवेगात्मक ज्ञान में स्थिरता का विकास आपके अंदर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज आपको संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षणिक उपयोगिताओं के बारे में बताया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं और इन पॉइंटों के बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी बालक को समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आप मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हो। मैंने ये जो लिखा है इन पॉइंट को आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिएगा। बहुत ही सरल पॉइंट है, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।